तालाब किनारे गांव की सास बहुओं का घर और बिजली का जुगाड़। गांव की कुछ औरतें लकड़ियां काट रही होती हैं तो वहीं कुछ बूढ़ी औरतें उन लकड़ियों को उठाकर आदमियों को दे रही होती हैं और कुछ आदमी बच्चों के साथ मिलकर उन लकड़ियों में कील ठोक रहे होते हैं तो कुछ गांव की सास बहू मिलकर पेड़ की कटाई करके उनमें दरवाजे की शेप बना रही होती हैं। माँ 2 दिन से तुम इसी पेड़ में लगी हो पर अब तक घर नहीं बना। हाँ दादी, हमें गर्मी लग रही है, अब तो हमारे पास घर भी नहीं, आखिर कब हमारा घर बनकर तैयार होगा। बच्चों, तुम पेड़ की छांव में बैठ जाओ, बस 1-2 दिन में हमारा घर भी तैयार हो जाएगा। आप सब बहुत थक गए होंगे, मैं तालाब से पानी भर कर लाती हूँ। शीतल गांव की कुछ औरतों के साथ मटके में तालाब से पानी लेकर आती है और गांव के सभी लोग जो काम कर रहे थे उन सबको पानी पिलाती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि गांव की कुछ सास बहू अपने परिवार के साथ जंगल में पेड़ों की कटाई करके घर बना रही हैं? क्या हुआ इनके साथ, आइए जानते हैं कहानी में। माया बहन, कितनी गर्मी लग रही है ना, और सुमित्रा आंटी, आप हमारे साथ तालाब जाना बंद कर दीजिए, इतनी गर्मी हो रही है, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। अरे बहुओं, तुम तो जानती हो मेरी बहू गर्भवती है, अब इतनी गर्मी में मेरी बहू घर संभालेगी कि तालाब से पानी लेकर आएगी। तुम्हें पता है हमारे पास वाले गांव में कितना विकास हो चुका है, अब तो वहाँ मीठे पानी का टैंकर आने लगा है और हमारे गांव में देखो अब तक बिजली तक की व्यवस्था नहीं की है। अरे बहन, अच्छा है जो हमारे गांव में मीठा पानी नहीं आ रहा। मैंने सुना है उस गांव के गरीब लोगों को मीठा पानी नसीब ही नहीं होता, वहां पर कुछ बड़े लोग रहते हैं, वो लोग पैसा देते हैं। अगर हमारे गांव में मीठे पानी का टैंकर आने लगा तो हम गरीब कहाँ से पैसा देंगे? हमारे पति दिन के 100-200 रुपए तो दिहाड़ी कमाते हैं, अब उससे घर चलाएं या पानी का टैंकर मंगवाएं। बात करते हुए गांव की सास बहू अपने घर जाती हैं और घर जाते ही सभी अपने अपने काम पर लग जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम। अरे बहू, सूरज डूब चुका है और अब तक तूने चूल्हा नहीं जलाया, लालटेन कहाँ रखा है? कम से कम वो तो जला दे। माँ कितनी गर्मी लग रही है, पहले मुझे हाथ पंखा कर दो। राजू बेटा, गर्मी है तो लगेगी, और माँ जी 10 मिनट दीजिए, मैं पहले लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ चूल्हा जलाने के लिए। लकड़ियाँ नहीं है, उपले रखे थे, पता नहीं कैसे गीले हो गए। पता नहीं हम गरीबों के घर कब लाइट आएगी। रात होने को है तो किसी पड़ोसी से लकड़ियाँ मांग कर खाना बना ले आज। आशा के कहने पर दिशा अपने आसपास की औरतों से लकड़ियां मांग कर लाती है और गर्मी में खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं दूसरे घर में एक परिवार गर्मी से परेशान खाना खा रहा होता है। माँ कितनी गर्मी लग रही है, देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। सच में इस गर्मी में तो मुझसे भी खाना नहीं खाया जा रहा। अब गर्मी है तो क्या ही कर सकते हैं, ऊपर से हमारा कच्चा मिट्टी का घर और जमीन भी तप रही है, बस एक बार बारिश हो जाए। सभी गांव वाले बारिश का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका गांव आज भी काफी ज्यादा पिछड़ा था, जहां ना बिजली थी, ना रोड और ना ही पानी की सुविधा। ऐसे ही एक रात सभी अपने घर में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से मौसम बिगड़ता है और बिजली कड़कने लगती है। सुनिए जी, देखिए कितनी तेज बिजली कड़क रही है, मुझे तो लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। माया बोल ही रही थी कि तेज आंधी तूफान चलना शुरू हो जाता है। अरे बहू, जल्दी से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दे, बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है। गांव के सभी लोग अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर आंधी तूफान इतना तेज होता है कि न सिर्फ उनके घर के बाहर का सामान बल्कि उनके घर की छत तक उड़ जाती है और कुछ ही देर में सभी गांव वालों का घर तहस नहस हो जाता है। रात में इतनी तेज आंधी तूफान चला कि हमसे हमारा घर भी छिन गया। अब हम सभी गांव वाले कहाँ जाएंगे? माँ बहुत प्यास लग रही है मुझे और यहाँ काफी धूप भी लग रही है। बेटा, हम सभी गांव वाले बेघर हो चुके हैं, अब तो हमारे पास रहने का ठिकाना हो जाए तो पानी का सोचे। दादी पता नहीं अब कब तक घर बनेगा, हम तो जा रहे जंगल में तालाब के पास बैठने, वहाँ कम से कम गर्मी तो कम लगेगी। गोलू बिल्कुल सही कह रहा है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम लोग जंगल ही चलते हैं, कम से कम वहाँ गर्मी तो कम लगेगी। अब पूरा गांव जंगल जाता है और तालाब किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। राजू, गोलू, कितना अच्छा होता ना अगर इस जंगल में हमारा पेड़ का घर होता, तो हमें गांव में न जाना पड़ता और ना ही बार बार यहाँ आकर पानी भरना पड़ता। हमारी माँ दादी यहाँ तक की लकड़ी लेने के लिए भी यही आती है। मैं तो कहती हूँ यही घर बना लेते हैं, कम से कम पानी और लकड़ी से छुटकारा तो मिलेगा। बहनों, अम्मा जी, हमारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, घर तो हमें बनाना ही है, तो क्यों ना हम इस पेड़ में ही अपना घर बना लें। इतना बोलकर सभी औरतें अपने काम पर लग जाती हैं।
अब कुछ बहुएं लकड़ियां काटती हैं तो कुछ पेड़ की कटाई करती हैं और कुछ औरतें तालाब से पानी लाकर काम करने वालों को पानी पिलाती हैं। साथ में गांव के आदमी इस काम में गांव की औरतों का पूरा साथ देते हैं और एक हफ्ते में सभी गांव वालों का घर बनकर तैयार हो जाता है। नेहा बहू, देखा हमारा पेड़ घर बन गया। अब ना सिर्फ हम गरीब सास बहू बल्कि हमारा पूरा गांव यहीं रहेगा। अब तो घर के बाहर ही तालाब है, पानी की भी चिंता नहीं। मैं अभी तालाब से पानी और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आती हूँ खाना बनाने के लिए। आज रात हम सब अपने घर में जो सोने वाले हैं। गांव की सभी सास बहू मिलकर अपने पेड़ घर में जाते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर बड़ी आसानी से खाना बनाते हैं। वो लोग पेड़ घर तो बना लेते हैं पर गर्मी से उन्हें अभी राहत नहीं मिलती। माँ, इस घर में भी इतनी गर्मी लग रही कि खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। माँ, इस लालटेन में कितनी कम रोशनियां दे रहा होने की वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रही। अब तो बिजली का जुगाड़ कुछ करना ही पड़ेगा। हम सभी गांव की सास बहू ने मिलकर घर तो बना लिया पर अब हमें बिजली नहीं मिल पाई है। अब तो गांव में बिजली लानी ही पड़ेगी। मैं कल ही सभी से बात करके मुखिया के पास जाऊंगी। अगली सुबह होते ही सुमन गांव की सभी बहू और सास को इकट्ठा कर लेती हैं और मुखिया के पास चलने को कहती हैं। कुछ ही देर में सभी औरतें मुखिया के पास जाती हैं पर मुखिया घर पर नहीं होता और वो लोग जब वहां से दोबारा जंगल आने लगते हैं तो बाजार में बड़े बड़े घरों और दुकानों में सोलर पैनल लगा हुआ देखते हैं। बहू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर सभी दुकानदारों ने अपने घर के बाहर इतने बड़े बड़े अजीब तरह के शीशे क्यों लगाए हुए हैं। ये तो हमें पूछकर ही पता चलेगा माँ जी। भाई साहब, माफ करना पर क्या आप बता सकते हैं आपने अपनी दुकान के बाहर ये अजीब तरह के शीशे क्यों लगाए हैं? बहन जी, ये शीशे नहीं सोलर पैनल हैं। इससे बिजली उत्पन्न होती है और हमें महीने का बिल भी नहीं भरना पड़ता क्योंकि ये धूप से चार्ज होता है। इसके साथ इसकी बैटरी भी आती है। यहाँ पर ज्यादातर दुकान में सोलर पैनल का काम करते हैं जो बड़े बड़े कोठियों में, दुकानों में, घरों में, फैक्ट्री में यहाँ से बनाकर लगाने के लिए भेजते हैं। सोलर पैनल की सारी जानकारी लेकर गांव की सभी सास बहू आपस में बात करती हैं। मेरे पास एक तरकीब है। इतनी जल्दी हमारे गांव में बिजली आने से रही और अगर सोलर पैनल से बिना बिल आए हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं तो हम बिजली आने का इंतजार ही क्यों करें? क्यों ना हम घर की तरह बिजली का भी जुगाड़ करें। सभी को सुमन की तरकीब काफी पसंद आती है और सभी औरतें अपने गांव जाती हैं और टूटे फूटे घर से शीशे के टुकड़े इकट्ठे करके घर लाती हैं। साथ ही कुछ कबाड़ी से भी शीशा इकट्ठा कर लेती हैं। तो वहीं गांव की सभी सास मिलकर कबाड़ी वाले के पास जाती हैं और उनसे बहुत ही कम दामों पर तार और एल्यूमिनियम लेकर आती हैं। बहू, हम ये तार और एल्यूमिनियम लेकर आ गए हैं। चलो शीशे के टुकड़े को एल्यूमिनियम की प्लेट पर चिपकाते हैं। पर बहन, मेन तो बैटरी है। माता जी, हम गांव के मर्द काम करते हैं, भले ही 100 रुपए दिन के कमाई पर कमाते तो हैं, इसलिए हम सब 10-10 रुपए मिलाकर बैटरी लेकर आएंगे। गांव की हम सास बहू मिलकर बिजली बनाने का जुगाड़ कर लेंगे। आप सब काम पर जाइए, पैसे भी बहुत जरूरी हैं। और बहनों, हम सब मार्केट चलते हैं बैटरी लाने और गांव की सभी सासें मिलकर इन प्लेटों पर कांच के टुकड़े चिपकाओ। अब गांव की सभी सास उन प्लेट पर शीशे चिपकाना शुरू कर देती है। साथ में गांव के कुछ आदमी जमीन में गड्ढा करते हैं और एल्यूमिनियम की पाइप को खड़ा कर देते हैं। तो वहीं गांव की सारी बहू पैसे जोड़कर बैटरी लेने जाती है। पूरे 20,000 की बैटरी है, 5,000 में नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है भैया, पर अगर हम ये पैनल आपको बनाकर दें तो क्या आप हमें बैटरी दे सकते हैं? आपका फायदा भी हो जाएगा। आपको पैनल बनाने के लिए वर्कर की जरूरत है, हम ये काम अपने घर से करके दे सकते हैं। आदमी को ये सौदा पसंद आ जाता है। अब गांव की बहू बैटरी लेकर जंगल पहुंचती हैं जहां गांव की सभी सास बहू मिलकर सोलर पैनल बनाकर तैयार कर देती हैं और घर में एक एक लाइट और पंखा लेकर आती हैं। और क्योंकि पूरे दिन सोलर पैनल धूप में चार्ज होता है इसलिए रात को उनके घर में लाइट आ जाती है। आखिरकार हम गांव की सास बहू ने मिलकर बिजली बना ली, हमने कर दिखाया। अब हमें अंधेरे में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और ना ही गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। ये अब तो हम लोगों को काम भी मिल गया है। हम यहीं बैठकर पैनल बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। इस तरह सभी गांव वालों को तालाब के किनारे रहने के लिए छत और बिजली मिल जाती है। अरे मोहन बेटा, बस यहीं रख दे, और भी बोरियां हैं क्या? क्या बात है मोहन बेटा, आज तो बहू के हाथों का गर्मा गर्म और तरह तरह के बैंगन की सब्जी खाने को मिलेंगी। आहा। अरे माँ जी, आपने बैगन तो मंगा लिया लेकिन अभी तक आपकी नई नवेली बहू सो रही है। अरे ललिता बहू, जरा जाकर उसे उठा दे, आज उसकी पहली रसोई है। ये बैंगन काटने में भी तो उसे समय लगेगा ही। अब कुछ देर बाद मधु उठकर किचन में आती है लेकिन वो किचन को चारों तरफ देखकर खुद से कहती है,
वैसे मुझे कुछ खास बनाने तो नहीं आता, लेकिन हाँ इतना हुनर तो है मेरे हाथ में कि इन्हें खाना जरूर पसंद आएगा। देखते हैं माँ जी क्या बनाने के लिए कहती हैं। तभी वहां अपनी दोनों बहू के साथ शोभना आती है, जो अपनी बहुओं के साथ बैंगन की बोरियां किचन में लाकर रखती है। और बैंगन की कई सारी बोरियां देखकर मधु भी हैरान थी। अरे माँ जी, ये इतने सारे बैंगन का क्या काम है भला? मधु की बात सुनकर मधु की जेठानी रूपा और ललिता हंसने लगते हैं। तुम दोनों हंसना बंद करो और बहू को बताओ कि बैंगन का क्या कुछ आइटम बनेगा। ये तो खुद देवरानी जी को जाकर सभी से पूछना होगा, जैसे हम क्या करते थे। अब से ये काम देवरानी जी का है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। ये सारे बैंगन तुझे बनाने हैं। किसी को बैंगन की सब्जी खानी है तो कोई बैंगन का भरता खाएगा, किसी को मसाले वाला बैंगन खाना है तो कोई बैंगन आलू का दीवाना है। लेकिन किसे क्या खाना है वो तो खुद पूछ ले। अब मधु बरामदे में आती है जहाँ सब बैठे होते हैं। तभी शोभना सभी से कहती है, अरे किसे क्या खाना है जल्दी से बता दो। बहू की रसोई की रस्म है, वो सभी के लिए अलग अलग तरह की बैंगन की सब्जी बनाकर तैयार कर लेगी। हाँ आप लोग बता दीजिए कौन क्या खाएगा। मधु की बात सुनकर सभी अपनी अपनी फरमाइश बताने लगते हैं। भाभी मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है और हाँ थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा। मुझे तो बैंगन आलू पसंद है, वही बना ले बहू। आज मेरा मन बैंगन के पकौड़े खाने का है, तो बैंगन के करारे पकौड़े भी बना लो। मैं बैंगन की सब्जी खाऊंगी, मुझे सिर्फ बैंगन की सब्जी पसंद है, उसमें और कोई झंझट नहीं। मैं तो पनीर खाऊंगी। अरे वाह, किसी ने तो कहा कि पनीर बनेगा। मुझे भी पसंद है पनीर दीदी। अरे तेरी पसंद का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पनीर और बैंगन पसंद है। हे भगवान, ये बैंगन से भरा ससुराल मेरी किस्मत में ही लिखना था। यहाँ तो सारे के सारे बैंगन खो रहे। अरे बहू कहाँ जा रही है, मेरी फरमाइश भी तो सुन ले। मेरे बैंगन की सब्जी बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। पूरे बैंगन को लेकर उसे बीच से कट लगाकर उसमें मिर्ची लहसुन प्याज डालकर उसे आग में पकाकर और तेल में फ्राई कर देना बहू। अब मधु किचन में आती है और ढेर सारा बैंगन लेकर उसे काटने लग जाती है, जिसे काटते हुए उसे करीब आधे घंटे भर बीत जाते हैं। इसके बाद मधु अकेले ही किचन में सबके लिए तरह तरह की सब्जियां तैयार करने में लग जाती है। लेकिन जहां सभी एसी में आराम कर रहे थे, वहीं मधु किचन में पसीने में तरबतर थी। अभी तो 140-50 रोटियां भी बनानी है। हे प्रभु। मधु बेटा, खाने को तपस्या करवा रही है, फोन नीचे रखकर खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। अरे आजकल के बच्चे अन्न का अपमान करना जानते हैं बस। अरे क्या बनाए हैं आपने? आलू गोभी मुझे नहीं खानी। आलू बना तो आलू नहीं खाना, टिंडे गोभी और कद्दू में भी तुझे नुक्स निकालना है। और कल जो आपने बैंगन बनाई थी वो कोई खाने की चीज है? न जाने तुम लोग क्या खाओगे, पिज्जा बर्गर समोसे, इसमें ताकत है। नहीं खाना तो मत खा, लेकिन खाने में नुक्स मत निकाल। कल को जब ससुराल जाएगी तब पता चलेगा खाने की अहमियत और माँ का ये लाड। मधु रोटियां बेल रही होती है, तभी बरामदे से आवाज आती है, भाभी थोड़ा रोटी गोल बनाओ। अब कितनी गोल बनाऊं रोटियां? मेरी पहली रसोई तो यादगार रहेगी। खाना खाने के बाद ढेर सारा बर्तन और घर का काम करते करते आधा दिन निकल जाता है। और जब खाने की बारी आती है तो मधु बैंगन देखकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही समय बीतता है। कोई मदद कर दो। पूरा घर तो रोज ही अलग अलग तरह के बैंगन के व्यंजन खाने की फरमाइश करता है, लेकिन आप ही हो जो सब में से कुछ न कुछ खा ही लेते हो। इतना ही काफी है। मधु तुम बुरा मत मानना, लेकिन बैंगन की खेती है और बैंगन का भाव भी गिरा हुआ है, तो सब्जी खरीदने से अच्छा घर का बैंगन चल रहा है। चल नहीं, दौड़ रहा है। जितना आपका परिवार खाता है ना, उतना किसी होटल में भी नहीं बनता होगा। बिरजू अब किचन से बाहर आ जाता है और अब देर शाम मधु अपनी जेठानी ललिता के साथ बाजार मसाले लाने जाती है। देख मधु, तू नहीं है ना तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा। हम दोनों ने भी ना बहुत सहा है। हाँ दीदी, क्यों नहीं। कुछ समय बाजार घूमने के बाद ललिता और मधु मसाले खरीदती है, लेकिन जब वो लौटने लगती है तो ललिता की नजर हरे बैंगन पर पड़ती है, जो देसी बैंगन था। अरे कितने सुंदर और कितने दिनों बाद ये बैंगन देखने को मिल रहे हैं मुझे। अरे अरे 5 किलो बैंगन तोल दो भाई साहब। लेकिन दीदी, बैंगन की तो बोरियां घर पर सड़ रही हैं, उनका क्या? अरे ये देसी बैंगन है, गाँव में मिला करते थे। बहुत दिनों बाद देख रही हूँ, अब इसकी सब्जी खाऊंगी। सत्यानाश हो इस पूरे परिवार का। बैंगन देखकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लाखों की लॉटरी लग गई हो इन्हें। खैर, इनका भी कोई दोष नहीं है, इनकी किस्मत में ही बैंगन लगे हैं।
धीरे धीरे समय बीत रहा था और मधु, जो कभी अपने मायके में हर खाने पर नखरे करती, आज उसे बैंगन की सब्जी के अलावा पूरे ससुराल में और कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक रोज मधु के ससुराल उसके चाचा के लड़के रतन का आना होता है। मधु, तू कितनी बदल गई है और तू अभी भी किचन में काम कर रही है। हाँ हाँ, बता क्या खाएगा, बना देती हूँ। मैगी मैगी खा लूंगा। अरे मैगी मैगी क्या लगा रखा बेटा, हमारे घर की सब्जी खाकर देखो, एक से बढ़कर एक लाजवाब सब्जी होती है और वो तुम्हारी बहन ही बनाती है। कुछ देर बाद रतन के लिए सभी तरह के बैंगन की डिश तैयार होकर लगा दिए जाते हैं। बैंगन के पकौड़े, आलू के बैंगन, बैंगन का भरता, बैंगन की सब्जी, बैंगन पनीर की सब्जी। तुझे जो खाना है खा ले। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब बैंगन की तरह क्यों लग रहे हैं? ये बैंगन के अलग अलग डिशेस हैं, इसलिए बैंगन से लग रहे हैं। इतना रतन सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। ये देखकर वहां मौजूद बाकी लोग गुस्से में आ जाते हैं। ये क्या तरीका है खाने का अपमान करने का? बेटा तुम्हारे घर बनता होगा कबाब, चाप, छोले भटूरे, हमारे यहाँ तो यही हमारा कबाब भी है और छोले भटूरे पनीर भी। आजकल के बच्चों को तमीज नहीं है। तुम्हारे बाप दादा ये बैंगन खाकर ही बड़े हुए होंगे, लेकिन ये क्या तरीका है बैंगन देखकर गिन जाना। लगता है मधु ने अपने भाई को कुछ सिखाया नहीं, बहन के ससुराल में कैसे पेश आते हैं। रतन को मधु के ससुराल वालों की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, और उससे भी ज्यादा बुरी अगर कोई चीज लगती है तो वो थी बैंगन की अलग अलग तरह की डिश, जिसमें बैंगन पनीर देखकर तो रतन का दिमाग घूम गया था। लेकिन मधु कुछ नहीं कर पाती। समय बीतता है। एक रोज शोभना और किशोर पास के अस्पताल जाते हैं। अरे, बड़े दिनों बाद आए हैं। अरे डॉक्टर साहब, कोई जांच लिख दीजिए, देखिए शरीर फूलता जा रहा है। अरे कहता हूँ कम खाया कर, लेकिन खाती ही इतना है कि क्या कहूँ डॉक्टर साहब। हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन खाने में क्या खाते हैं आप लोग? लगता है तेल की चीज खूब खाते हैं। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बैंगन की खेती में थोड़ा लॉस क्या हुआ और हम लोगों को बैंगन बहुत अच्छा लगने लगा और अब दिन रात वही चलता है। फिर तो शरीर का फूल जाना जायज है किशोर बाबू। बैंगन से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। शरीर का फूलना, पुराने जोड़ों का दर्द उखड़ना, त्वचा में चकत्ते और एलर्जी जैसी चीज देखी जाती है ज्यादा बैंगन खाने से। अरे तभी मेरे घुटने और कमर में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। ये बैंगन का ही कमाल है। बहू ठीक कहती थी, बैंगन हमें कम खाना चाहिए, लेकिन कौन सुनता है बेचारी का। कुछ दिन पहले ललिता के शरीर पर भी लाल लाल दाने निकल आए थे। अब शोभना और किशोर घर आकर सभी को इस बीमारी के बारे में बताते हैं। अब तो मैं बैंगन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मेरे सुंदर चेहरे पर अगर गलती से एलर्जी हो गई तो। अरे बाप रे बाप, सही समय पर गई हैं माँ जी आप डॉक्टर के पास। पूरे परिवार को जब डॉक्टर की सलाह मिलती है कि ज्यादा बैंगन खाने से तरह तरह की बीमारियां होती हैं, पथरी, सूजन, जोड़ों का दर्द, एलर्जी, तब जाकर धीरे धीरे पूरा परिवार बैंगन के अलग अलग व्यंजन खाने का भूत अपने सिर से उतारता है।